5 जून 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशन ओवरलॉर्ड से ठीक पहले नॉर्मैंडी, उत्तरी फ्रांस में एलाइड फोर्सेस के आक्रमण की तैयारी चल रही थी। कुछ विमानों को अमेरिकी पैराट्रूपर्स के साथ एक खास मिशन पर भेजा गया। उनका काम दुश्मन के इलाके में उतरकर एक चर्च के टॉवर को नष्ट करना था, जिसे नाजी रेडियो जैमिंग का केंद्र बना रहे थे। विमान में बैठे सैनिकों के मन में डर था, क्योंकि वे जानते थे कि ये मिशन कितना खतरनाक है। उनमें से कई मिशन से वापस नहीं आएंगे, लेकिन वे नाजी शासन को हराने और युद्ध खत्म करने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थे। उनमें से एक, एड, सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। वो युद्ध के लिए नहीं बना था। सिर्फ 3 महीने पहले तक वो अपने लॉन की देखभाल कर रहा था और भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन ड्राफ्ट ने सब कुछ बदल दिया। बेसिक ट्रेनिंग के बाद एड अब एक सैनिक था जो अपने पहले मिशन का सामना कर रहा था। वो न सिर्फ मरने से डर रहा था, बल्कि किसी को चोट पहुंचाने से भी डर रहा था। उसका डर उसे दूसरे सैनिकों के मजाक का पात्र बना रहा था, जो उसका मजाक उड़ाते थे कि वो हथियार ठीक से पकड़ना भी नहीं जानता। कॉर्पोरल फोर्ड, जो उनके ग्रुप में इनडिसिप्लिन के कारण भेजा गया था, वही एकमात्र शांत व्यक्ति था। दुश्मन के एयर स्पेस में प्रवेश करने से पहले सार्जेंट रेंसन ने सैनिकों को याद दिलाया कि रेडियो टॉवर को नष्ट करना ही इस लैंडिंग को सफल बना सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाजी कम्युनिकेशन को बाधित कर देंगे और सैनिकों के समन्वित प्रयासों को नाकाम कर देंगे। कॉर्पोरल फोर्ड, जो डिमोलिशन एक्सपर्ट था, जिसे चर्च को उड़ाने का काम सौंपा गया, लेकिन पहले सैनिकों को सैकड़ों नाजियों से लड़कर वहां तक पहुंचना था। रात होते ही विमान नॉर्मैंडी के पास पहुंचे और तुरंत एंटी एयरक्राफ्ट फायर का निशाना बन गए। जर्मन एयर डिफेंस उम्मीद से ज्यादा मजबूत थी और ज्यादातर विमान नष्ट हो गए। कई सैनिक तो पैराशूट से कूदने से पहले ही मारे गए, जिससे पैराट्रूपर्स का मनोबल टूट गया। हर पल वे अपने साथियों को मरते देख रहे थे। विमान एक के बाद एक विस्फोट होकर गिर रहे थे। सार्जेंट ने उन्हें घबराने से मना किया और हरी बत्ती जलते ही कूदने का आदेश दिया। जैसे ही बत्ती जली, पहले सैनिक विमान से कूदे, लेकिन उसी पल जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट फायर ने विमान के पिछले हिस्से को तबाह कर दिया। कई सैनिक आग के जाल में फंस गए, लेकिन सार्जेंट ने एड और कुछ अन्य को सुरक्षित कूदने में मदद की। दिशा का अंदाजा खोकर उसने जल्दी से पैराशूट खोला और जमीन से टकराने से ठीक पहले उसे खोल लिया। वो एक नदी में गिरा और डूबने लगा, लेकिन उसने पैराशूट के स्ट्रैप्स काटकर खुद को बचा लिया। किनारे पर पहुंचकर एड ने अपने हथियार की जांच की और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जर्मन सैनिक जंगल में छानबीन कर रहे थे और उसे तुरंत फायर करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसे भागना पड़ा। जंगल में सैकड़ों शवों के बीच एड को कोई जीवित नहीं मिला। उसने एक मरे हुए सैनिक की राइफल उठाई। कुछ मिनट बाद एड ने एक जीवित सार्जेंट को देखा, जिसे 10 नाजियों ने घेर रखा था। एड उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन कॉर्पोरल फोर्ड ने उसे रोक दिया। फोर्ड ने एड का मुंह बंद कर दिया और समझाया कि सार्जेंट की मौत तय है और उन्हें झाड़ियों में छिपे रहना चाहिए ताकि उसका बलिदान व्यर्थ न जाए। बेमन से एड ने देखा कि कैसे जर्मन सैनिकों ने सार्जेंट को गोली मार दी और फिर और बचे हुए सैनिकों की तलाश में चले गए। फोर्ड ने सुझाव दिया कि वे रैली पॉइंट की ओर बढ़ें ताकि पता चल सके कि कितने पैराट्रूपर्स इस नरसंहार से बच पाए हैं। पास में हलचल सुनकर फोर्ड और एड ने लड़ाई के लिए तैयारी की, लेकिन पता चला कि वे बचे हुए सैनिक हैं डैनी और टिबी और फोटोग्राफर सैनिक मॉर्टन चेस। 5 बचे हुए सैनिक सेंटर पॉइंट की ओर बढ़े और अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। हर कोई युद्ध से बचने और सिविलियन जीवन में लौटने का सपना देख रहा था। एक पल उन्होंने अपनी सतर्कता खो दी, जिससे तबाही हुई। डैनी एक लैंडमाइन पर पैर रख दिया और बाकियों को हल्की चोटें आईं। ये समझते हुए कि वे माइनफील्ड में हैं, कॉर्पोरल फोर्ड ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, इससे पहले कि नाजी आते। जल्द ही चारों का ग्रुप इग्वा लेक जंगल में पहुंचा। जबकि फोर्ड और एड गिरे हुए साथियों के बारे में बात कर रहे थे, चेस और टिबी ने कुछ अजीब अवशेषों को खोजा, जो किसी अजीबोगरीब दूसरी दुनिया के जीव के शव जैसे लग रहे थे। उसी पल ग्रुप ने किसी के आने की आवाज सुनी और गोली चलाने के लिए तैयार हो गए। वो एक स्थानीय फ्रेंच महिला थी, जो हथियारबंद सैनिकों को देखकर डर गई और भागने की कोशिश की। कॉर्पोरल ने उसे पकड़ने का आदेश दिया ताकि जर्मन सैनिकों को उनकी मौजूदगी का पता न चले। एड ने पहले उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को बचाया और उसे चाकू से घायल कर दिया। फोर्ड ने महिला से चाकू ले लिया और उसे शांत होने के लिए कहा ताकि वे बात कर सकें।
पूछताछ के दौरान क्लो ने बताया कि वो पास के एक गांव से है जो नाजियों से भरा हुआ है। उन पर भरोसा दिखाने के लिए फोर्ड ने उसकी चाकू वापस कर दी और टिबी से लूटे गए सामान की थैली देने को कहा। क्लो अमेरिकी सैनिकों पर शक करती थी, लेकिन एड पर भरोसा करने लगी, जो उससे फ्रेंच में बात कर रहा था और दयालु लग रहा था। जल्द ही लड़की ने सैनिकों को गांव की ओर ले जाया और बताया कि वो अपने 8 साल के भाई पॉल और बीमार दादी के साथ रहती है। फोर्ड, चेस और टिबी ने उसकी कहानी की पुष्टि करने के लिए एक रिकॉन मिशन पर जाने का फैसला किया। क्लो ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उनका पीछा किया, लेकिन इससे शोर हुआ और एक पड़ोसी बूढ़ी महिला का ध्यान गया जो नाजियों की मदद करने के लिए उत्सुक थी। उसने नाजियों को संकेत दिया कि क्लो कर्फ्यू तोड़ रही है। एड को एक खाई में छिपना पड़ा, जबकि जर्मन सैनिकों ने लड़की की तलाशी ली। उनकी तलाशी और युवती के साथ छेड़खानी को एसएस हॉप्टस्टर्म फुहरर वेफनर ने रोक दिया, जिसने क्लो को घर जाने की इजाजत दी। क्लो ने 4 अमेरिकी सैनिकों को अपने घर में छिपने और मिशन की तैयारी करने की इजाजत दी। छोटा पॉल खेलना चाहता था, जिससे टिबी को गुस्सा आया क्योंकि वे एक खास मिशन पर थे और समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। क्लो ने बताया कि उसके माता पिता को गोली मार दी गई थी और ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। नाजी पेट्रोल हर घर की तलाशी लेते हैं और जिसे भी अवांछित समझते हैं उसे मार देते हैं। उसने सैनिकों से जल्दी जाने का आग्रह किया और फोर्ड ने वादा किया कि वे सुबह तक चले जाएंगे क्योंकि एलाइड आक्रमण शुरू होने वाला है। क्योंकि एड की दयालु प्रकृति को युद्ध के समय के लिए जोखिम भरा माना जाता था। एक बार उसे एक चूहे को मारने का आदेश मिला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, जिससे उसके सीनियर्स के साथ समस्या हुई। ये कहानी क्लो को छू गई, जिसने एड के साथ सहानुभूति जताई क्योंकि वो एक दयालु और कोमल इंसान था जिसे सैनिक बनने के लिए मजबूर किया गया था। टिबी और चेस को एक और रिकॉन मिशन पर भेजने के बाद कॉर्पोरल ने तैयारी जारी रखी और विस्फोटकों की जांच की। इस बीच एड नीचे गया और उस कमरे के पास पहुंचा जहां से क्लो की दादी के डरावने शोर आ रहे थे। दरवाजा थोड़ा खोलते ही वो बूढ़ी महिला के विकृत शरीर को देखकर स्तब्ध रह गया। क्लो ने समझाया कि ये तब हुआ जब जर्मन उसे चर्च में ले गए थे। थोड़ी देर बाद छोटा पॉल एड फोर्ड को अटारी में छिपना पड़ा। जब एक नाजी वाहन घर के पास आया, वेफनर ने क्लो से मिलने का फैसला किया और उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने सैनिकों को घर में तलाशी लेने के लिए आमंत्रित किया। अटारी में शोर सुनकर वे ऊपर गए और पॉल को खोज लिया। लड़का अमेरिकी सैनिकों को बचाने के लिए छिपने से बाहर आ गया। वेफनर ने क्लो को एक विकल्प दिया और उसने पॉल की इंसानियत को बचाने के लिए खुद को वेफनर के हवाले कर दिया। क्लो को जबरदस्ती ले जाने से रोकने के लिए एड नीचे गया और अपनी राइफल वेफनर के सिर पर रख दी। फिर फोर्ड ने उसे पीटा और बांध दिया ताकि मिशन को जल्दी पूरा किया जा सके। फोर्ड ने एड को टिबी और चेस को खोजने के लिए भेजा। अपने साथियों की तलाश में एड चर्च के पास पहुंचा और देखा कि लोगों के विकृत शवों को बाहर निकालकर जला दिया जा रहा है। एक कुत्ते ने उस पर हमला किया, जिससे उसे भागना पड़ा। वो एक ट्रक के पीछे चढ़ गया जो मरे हुए लोगों के शव ले जा रहा था और महसूस किया कि ये चर्च की ओर जा रहा है। कई शवों के नीचे छिपकर वो बिना पकड़े गए चर्च में घुस गया और भूमिगत इलाकों की खोज शुरू की। एक दीवार में उसने कैदियों को देखने के लिए बने छेद देखे। एक वैज्ञानिक के आने की आवाज सुनकर एड छिप गया और देखा कि वो एक कैदी को अपने आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है। सेल में कैदी को देखकर एड स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने सारी इंसानी विशेषताएं खो दी थीं। यह स्पष्ट हो गया कि जर्मन चर्च का इस्तेमाल न सिर्फ रेडियो टावर के रूप में कर रहे थे, बल्कि एक गुप्त प्रयोगशाला के रूप में भी कर रहे थे, जहां वे लोगों पर प्रयोग कर रहे थे। जल्द ही एड प्रयोगशाला में घुस गया, जहां लोगों को एक अजीब तरल से भरे कोकून में रखा गया था। एक कमरे में अमेरिकी सैनिक को एक लाल सीरम मिला और उसने एक सैंपल के रूप में सिरिंज चुरा ली। अपनी खोज जारी रखते हुए उसे एक महिला का कटा हुआ सिर मिला जो बोल रहा था और अन्य डरावनी चीजें जो किसी भी सामान्य इंसान को डरा देती। प्रयोग के लिए तैयार किए जा रहे लोगों में एड ने अपने साथी सैनिक जैकब रोसेनफील्ड को खोजा। जब वैज्ञानिक कमरे में आया तो एड को छिपना पड़ा और देखा कि डॉक्टर ने एक और प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने मरे हुए शरीर में लाल सीरम इंजेक्ट किया, जिससे वो जीवित हो गया। शरीर को शव भंडारण कक्ष में रखने के बाद जर्मन वैज्ञानिक कमरे से चला गया। इससे एड को जैकब को आजाद करने का मौका मिला। उसने एक कील निकाली जो जैकब के अंदरूनी अंगों में घुसी हुई थी। नाजियों से घिरे होने के बावजूद
सैनिक सीवर के रास्ते निकल गए और चर्च से बिना देखे गए भाग निकले। टिबी और चेस पहले क्लो के घर लौटे, एड के बारे में अनजान। उन्हें लगा कि अनुभवी सैनिक नाजियों का शिकार हो गया है और उन्हें उसके बिना मिशन जारी रखना चाहिए। जल्द ही एड और जैकब भी क्लो के घर पहुंचे। जब घायल सैनिक का इलाज किया गया तो एड ने जो देखा उसे साझा किया और कॉर्पोरल को लाल सीरम वाली सिरिंज दिखाई। इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक फोर्ड ने पकड़े गए जर्मन अधिकारी वेफनर से पूछताछ करने का फैसला किया। वेफनर चुप रहा, जिससे फोर्ड को बल प्रयोग करना पड़ा। फोर्ड ने कैदी को पीटा, लेकिन वेफनर ने अभी भी पहेलियां बुझाईं, ये कहते हुए कि प्रयोगशाला में लोगों को एक नया उद्देश्य दिया जाता है और उनकी दयनीय जिंदगी को आखिरकार मकसद मिल जाता है। गुस्से में और खुद पर काबू खोकर क्लो ने वेफनर पर हमला किया और उसकी टांग में चाकू घोंप दिया। टिबी ने उसे शांत किया और सुझाव दिया कि वो नीचे जाए, जबकि साथी पूछताछ जारी रखें। कॉर्पोरल ने वेफनर को लटकाने का आदेश दिया और चर्च में कितने सैनिक हैं इसकी जानकारी निकालने के लिए उसे पीटना जारी रखा। एड, जो हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ने फोर्ड को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे चेहरे पर मुक्का मारा गया। शामिल नहीं होना चाहते हुए एड नीचे गया और लड़की के साथ जुड़ गया, जबकि कॉर्पोरल ने वेफनर को बेरहमी से पीटना जारी रखा। आखिरकार फोर्ड ने घोषणा की कि इमारत में करीब 40 आदमी हैं और उन्हें योजना के मुताबिक आगे बढ़ना होगा ताकि दुश्मन को हराया जा सके, जो उनसे 10 गुना ज्यादा है। सुबह घर होते ही चेस अटारी में गया और वेफनर को खोल दिया, ये सोचकर कि अधिकारी पूछताछ से मर गया है। फोटोग्राफर सैनिक ने बहुत शांति से काम लिया। वेफनर बस मरने का नाटक कर रहा था, सही मौके का इंतजार कर रहा था। चेस की बंदूक छीनकर नाजी ने उसे कई गोलियां मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर एड अटारी में दौड़ा और वेफनर के डिसोरिएंटेशन का फायदा उठाते हुए उस पर हमला कर दिया। ग्रुप ने कैदी को काबू में कर लिया, लेकिन चेस बेहोश हो गया और धीरे धीरे मरने लगा। याद करते हुए कि जर्मनों ने प्रयोगशाला में सीरम का इस्तेमाल करके एक मरे हुए शरीर को जिंदा किया था, एड ने चेस को सीरम इंजेक्ट किया। उसका साथी तुरंत जिंदा हो गया, जिससे सभी हैरान रह गए। कुछ ही पलों बाद चेस को प्यास लगी और उसमें अमानवीय ताकत आ गई। इसके बाद उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। उसकी हड्डियां टूटने लगीं और उसका शरीर और ज्यादा विकृत हो गया। वेफनर ने टिप्पणी की कि 1000 साल के राइक को 1000 साल के सैनिक चाहिए। यह स्पष्ट हो गया कि इंजेक्शन मरे हुए लोगों को झोंबी सुपर सैनिकों में बदल देता है, जिन्हें नाजी द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। जैसे जैसे चेस ने अपनी इंसानियत खोई, वो अपने साथियों पर हमला करने लगा और उन्हें बेरहमी से पीटने लगा, ये समझते हुए कि चेस अब उनका साथी नहीं बल्कि एक राक्षस है। फोर्ड ने उसे पीठ में गोली मार दी, हालांकि हमले का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार एड ने राइफल के बट से सैनिक फोटोग्राफर के सिर पर प्रहार किया। अपनी भावनाओं में बहकर एड ने झोंबी को मार डाला, उसका सिर खून के छींटों में तब्दील कर दिया। इस अराजकता के बीच वेफनर चुपके से भाग गया। जर्मन सैनिकों के आने की आवाज सुनकर अधिकारी ने पॉल को बंधक बना लिया और उसे ह्यूमन शील्ड बना दिया, जिससे एड और उसके ग्रुप को फायर करने से रोक दिया गया। फोर्ड ने भागते हुए वेफनर का पीछा किया, लेकिन बाहर उस पर हथियारबंद नाजियों ने घात लगा रखा था, जिससे गोलीबारी शुरू हो गई। अमेरिकियों ने ज्यादातर सैनिकों को मार गिराया, लेकिन वेफनर भाग गया, जिसके चेहरे पर सिर्फ एक खरोंच आई, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया। ये समझते हुए कि जर्मन सेना को सब कुछ पता चल गया है, फोर्ड ने जोर दिया कि वे रेडियो टावर को नष्ट करने के अपने मिशन को तुरंत आगे बढ़ाएं। हालांकि एड ने इनकार कर दिया, ये तर्क देते हुए कि उन्हें पहले लड़के को बचाना चाहिए। हालांकि वो आमतौर पर युवा पॉल को नापसंद करता था। टिबी ने एड की योजना का समर्थन किया और क्लो को उसके भाई को घर वापस लाने में मदद करने की पेशकश की। बहस की व्यर्थता को समझते हुए फोर्ड ने अनिच्छा से योजना को समायोजित करने के लिए हाँ कह दिया। लड़के को आजाद करना, प्रयोगशाला को नष्ट करना और फिर टावर को उड़ाना। इस बीच वेफनर प्रयोगशाला में पहुंचा और अपने बिगड़े हुए चेहरे के दर्द को कम करने के लिए खुद को कई डोज इंजेक्ट किए। वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि उन्होंने कभी जिंदा लोगों पर सीरम का परीक्षण नहीं किया है और नतीजे भयानक हो सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजेक्शन ने वेफनर को एक राक्षसी जीव में बदल दिया। जैकब और टिबी ने एक ध्यान भटकाने वाला काम करने का फैसला किया, ये वादा करते हुए कि वे दुश्मन का ध्यान खींचेंगे, जबकि फोर्ड, एड और क्लो प्रयोगशाला में घुसकर अपने मकसद को पूरा करेंगे।
क्लो का पहला कदम एक अकेले मोटरसाइकिल चालक को एक पुल पर लुभाना था। बेखबर नाजी ने उसका पीछा किया और उस पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन एड और फोर्ड ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मोटरसाइकिल चालक को काबू में किया, उसे बांधा और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसे जर्मन चौकी की ओर वापस भेज दिया। संदिग्ध होकर चार्जिंग अधिकारी ने मोटरसाइकिल चालक के मुंह से टेप हटाने की कोशिश की, लेकिन ये एक घातक गलती थी। उसके मुंह में एक जिंदा ग्रेनेड छिपा हुआ था जो फट गया। सुदृढ़ीकरण ने चौकी को मजबूत करने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जैकब और टिबी ने हर हथियार का इस्तेमाल करते हुए एक निर्मम हमला शुरू कर दिया। जबकि दोनों हीरो दुश्मन की गोलियां खींच रहे थे और जर्मनों को पीछा करने के लुभा रहे थे, क्लो ने फोर्ड और एड से अलग होने का फैसला किया ताकि वो अपने भाई को जल्दी से ढूंढ सके। रास्ते में उसकी मुलाकात 2 जर्मन सैनिकों से हुई। उसने उनमें से एक को मार डाला ताकि दूसरे को सहयोग करने के लिए डराया जा सके। बचा हुआ सैनिक उसे एक सेल तक ले गया, लेकिन ये एक जाल था। अंदर एक झोंबी था। उसी समय फोर्ड ने रेडियो रूम में घुसपैठ की, नाजी को मार डाला जो नियंत्रण संभाल रहा था, और एड को क्लो की मदद करने के लिए भेजा। एड बिल्कुल सही समय पर पहुंचा और उसे बचा लिया, और झोंबी ने धोखेबाज सैनिक को खा लिया। साथ मिलकर क्लो और एड ने वो कमरा ढूंढ लिया जहां जैकब को रखा गया था और पॉल को खोज निकाला। क्लो और उसका भाई सीवर के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ज़ोंबी ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे वापस खींच लिया। जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हुए क्लो ने ज़ोंबी को गोली मार दी और भाग गई, लेकिन वो उसका पीछा करता रहा। आखिरकार उसे एक फ्लेम थ्रोवर मिला और उसने राक्षस को जला दिया। इस बीच पॉल चर्च से बाहर निकलकर जर्मन और जैकब व टिबी के बीच हुई गोलीबारी के बीच में आ गया। लड़के को खतरे में देखकर टिबी ने उसे बचाने के लिए अपने शरीर से ढक लिया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही टिबी पॉल को सुरक्षित जगह ले जा रहा था, क्लो आई और बाकी बचे जर्मन सैनिकों को खत्म कर दिया, जिससे ग्रुप को गांव में पीछे हटने और बाकियों का इंतजार करने का मौका मिला। वहीं दूसरी ओर एक जर्मन वैज्ञानिक ने एड पर घात लगाया और उसके सिर के पीछे बंदूक तान दी। तेजी से काम करते हुए एड ने गोली से बचा और वैज्ञानिक पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान वैज्ञानिक ने एक स्कैल्पल पकड़ लिया, लेकिन एड ने उसे उसके ही दिल में घोंप दिया। उसी समय फोर्ड ने विस्फोटक लगाए, लेकिन वेफनर, जो अब एक असंभव रूप से मजबूत और लगभग अविनाशी राक्षस बन चुका था, चुपके से उसके पीछे आ गया। वेफनर ने फोर्ड को बेरहमी से पीटा और उसे एक हुक पर टांग दिया, जिससे वो अमानवीय पीड़ा झेलने लगा। एड प्रयोगशाला में लौटा और वेफनर को फोर्ड के साथ हुक पर लटका हुआ पाया। एड ने वेफनर को पीठ में गोली मारी, लेकिन राक्षसी अधिकारी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उस पर क्रूरता से हमला कर दिया। अविश्वसनीय इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए फोर्ड ने खुद को हुक से निकाल लिया और सीरम का इंजेक्शन लगा लिया। अब शक्तिशाली होकर फोर्ड ने वेफनर को एक धातु की पाइप से छेद दिया और उसे राक्षसों के बीच एक द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। जैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ती गई, फोर्ड ने चालाकी से एक ऑक्सीजन टैंक को वेफनर की ओर धकेल दिया। दांव को समझते हुए फोर्ड ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि मिशन सफल हो सके। उसने एड को प्रयोगशाला से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे प्रयोगशाला और अंदर के झोंबी को नष्ट करने के लिए कहा। समय बर्बाद किए बिना एड ने विस्फोटकों को सक्रिय किया और चर्च से भाग निकला, जबकि फोर्ड ने वेफनर और अनडेड सैनिकों से घिरे हुए अंतिम लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। फोर्ड ने विस्फोटकों को डिटोनेट किया, खुद को और राक्षसों को नष्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद डिब्रीफिंग के दौरान एलाइड ने झूठ बोला और कहा कि कोई भूमिगत प्रयोगशाला नहीं थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे जो भयानक चीजें देख चुके थे वे किसी और के हाथों में न पड़े। अपने साथियों के पास लौटकर एड ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें दूसरी यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया है। अपनी छूटों के बावजूद टिबी ने मजाक किया कि वो तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि हिटलर को गोली नहीं मार देता। झोंबी बनाने वाले प्रयोगों को सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन क्या युद्ध कभी ऐसे चरम सीमाओं को सही ठहराता है? भले ही वे एक फायदा प्रदान करते हों, क्या एक जीत सार्थक हो सकती है अगर इसकी कीमत इतनी भयानक हो? अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और मजेदार वीडियो शिम्बी आप तक सबसे पहले पहुंचें।